नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप लोगों को पता है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 23 जनवरी से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, ग्रुप डी की वैकेंसी एक बड़ी वैकेंसी के नाम से जानी जाती है, जो वैकेंसी हर साल हमें देखने को नहीं मिलती है। इस साल अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आई है तो ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें पहले ही बनवा लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं सही जानकारी ना होने के कारण। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में सारी सही सही जानकारी मैं आपको दूंगा। किस किस डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या आपको करना है फॉर्म भरने से पहले। अन्यथा अगर आप लेट हो गए तो हो सकता है कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ना हो। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जाती है। अगर सारी इंपॉर्टेंट जानकारी का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा, सारी जरूरी जरूरी बात बताऊंगा जो फॉर्म भरने से पहले आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है, ग्रुप डी में 58,242 वैकेंसी आ रही है। ये बेसिक जानकारी है। इसका फॉर्म भरना 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 22 फरवरी। तो 23 जनवरी से अगर इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है तो 23 जनवरी से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये सारी जानकारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो प्रवीण शर्मा मैथ्स के नाम से है। प्रवीण शर्मा मैथ्स। आपको कोई भी जानकारी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। प्रवीण शर्मा मैथ्स पे जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको ये करना है, सबसे पहला काम है कि आपकी जो ईमेल आईडी है, ध्यान रखिए आवेदन करने से पहले क्या क्या चीजें जरूरी हैं। आपकी जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे वहां पे ईमेल आईडी डाल देते हैं जिनका वो कभी यूज ही नहीं करते हैं, और वो ईमेल आईडी बंद भी हो जाती है। वो पासवर्ड भूल जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं, आईडी बंद हो जाती है। मुझे बताइए, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय डाली है, अगर आप उसे खोल ही नहीं पा रहे हैं, उसका पासवर्ड ही नहीं पता, तो बताइए आयोग वाले आपसे संपर्क कैसे करेंगे। भाई वो तो मेल करके संपर्क करते हैं। अगर आपका मेल ही खराब है, ईमेल आईडी ही गलत होगी, ईमेल आईडी भूल गए आप, तो आपसे संपर्क कैसे होगा। तो सबसे पहले एक एक्टिव ईमेल आईडी बनाइए जिसका आप सही से यूज करिए, और उसको टाइम टाइम पर खोलते भी रहिए, जिससे कि आपका ईमेल आईडी चलती रहे। तो ईमेल एड्रेस आपका एकदम बढ़िया और नया बढ़िया होना चाहिए जिसका आप यूज कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो मोबाइल नंबर है एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, फॉर्म भरते समय पापा का नंबर डाल देते हैं, मम्मी का नंबर डाल देते हैं, भाई का नंबर डाल देते हैं, और कुछ समय के बाद वो नंबर बंद हो जाता है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में टेंडेंसी रहती है कि आज जियो की सिम चलाएंगे, कल एयरटेल की चलाएंगे, परसों आइडिया की चलाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये वैकेंसी कोई 6 महीने में तो क्लियर होती नहीं है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल लग जाती है वैकेंसी को क्लियर होने में। तो जिस मोबाइल नंबर का आप यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, जब तक पूरी वैकेंसी फाइनल ना हो जाए वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। या तो मेल करेंगे आपको आयोग, या फिर मैसेज करेंगे। अगर मोबाइल नंबर नहीं चलेगा तो मैसेज आएगा किस पे। ऐसा नहीं है कि ऐसा मोबाइल नंबर डाल दो जो महीने 2 महीने बाद आप बंद कर दें या फिर वो बंद हो जाए। तो एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चलना चाहिए जब तक वैकेंसी क्लियर ना हो जाए, क्योंकि ऐसी वैकेंसियों को क्लियर होने में डेढ़ डेढ़ दो दो साल का समय लगता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए। ये काम सबसे पहले कर लीजिए अभी। अगर आपने ये काम नहीं किए कि आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है, तो जाके कल ही लिंक करा लीजिए। ये सारी चीजें आप आवेदन करने से पहले ही कर लीजिए। ठीक है। आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करा लीजिए, ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। चलिए आगे की चीजें देखते हैं। सबसे पहले बात अब करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मार्कशीट ऑफ क्लास 10।
आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। आपको पता है क्वालिफिकेशन में 10वीं मांगी जा रही है या फिर आईटीआई मांगी जा रही है। अगर 10वीं सबके लिए एप्लीकेबल है तो 10वीं से फॉर्म भर देना, बात खत्म हो गई है ना। तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझिएगा। 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी एज है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जो आपका नाम लिखा है, आपके पिताजी का नाम लिखा है, आपकी माताजी का नाम लिखा है, यही सेम नाम आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आधार कार्ड पर कुछ और लिखा हुआ है, 10th की मार्कशीट में कुछ और लिखा हुआ है। ये गलती बहुत सारे बच्चों की होती है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दुख होता है जब ऐसी सिली सिली मिस्टेक के कारण फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो ये सब चीजें एकदम पहले ही तैयार कर लीजिए। नाम की स्पेलिंग तक आज ही चेक कर लेना कि आपकी 10th की मार्कशीट में आपके नाम की स्पेलिंग और आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग सेम है कि नहीं, सही सेम है। पिताजी के नाम की स्पेलिंग, माताजी के नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ आपकी और आपके आधार कार्ड में सब कुछ सेम होना चाहिए। स्पेलिंग तक ना गलत हो, स्पेलिंग से भी बहुत बड़े टेंशन में आप चले जाएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो उसका अभी करेक्शन करा लीजिएगा, बाद में समय नहीं मिलेगा, अभी टाइम है तो करेक्शन करा लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगली बात मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, ध्यान दीजिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखें, गलत फोटो के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से अपना फोटो अपलोड करते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। गलत तरीके से करने का मतलब है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टोपी लगा के फोटो खिंचा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे काला चश्मा लगा के फोटो खिंचा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से लगा के फोटो खिंचा लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, फोटो खिंचाने से पहले नोटिफिकेशन में जो लिखा है, ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन में लिखा है कि व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो खिंचाना है तो व्हाइट ही बैकग्राउंड का फोटो लगाइएगा, नीले काले हरे बैकग्राउंड का फोटो मत लगा देना। अगर उसके नोटिफिकेशन में लिखा है कि फोटो के साथ आपका नाम भी होना चाहिए तो वैसा ही फोटो लगाना, क्योंकि फोटो के कारण बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन में जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार ही आपको अपना फोटो अपलोड करना है। मतलब जिस साइज का वो लोग फोटो मांग रहे हैं, जितने साइज का फोटो मांग रहे हैं उतने ही साइज का फोटो आप उसमें लगाइएगा। अगर आप उस फोटो को उतने साइज का नहीं कर पा रहे हैं तो नजदीकी साइबर कैफे में जाइएगा, वहां से करा लीजिएगा या फिर वहां पे ही फॉर्म भरवा लीजिएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इतना भी पता है कि ग्रुप डी का जब फॉर्म भरेंगे तो आपका पैसा भी लगता है, पर आपको यह भी पता है कि जब परीक्षा देने जाते हैं तो रेलवे उस पैसे को रिटर्न कर देती है। अब पैसा अगर रिटर्न होगा तो कहां रिटर्न होगा, जिसके खाते से पैसा कटा है, जिस खाते से पैसा कटा है उसी खाते में पैसा लौटता है। तो फॉर्म भरते समय अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवा रहे हैं तो अगर आप उसके अकाउंट से पैसे कटवा रहे हैं तो पैसे भी उसी के अकाउंट में लौटेंगे। 500 रुपए कटेंगे तो 400 रुपए लौट कर आ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। और SC ST में 250 रुपए कटेंगे तो 250 रुपए लौट के आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए, पैसे अपने अकाउंट से कटवाइए, अगर आप पे अकाउंट नहीं है तो उसके अकाउंट से कटवाइए। तो उसे बता दीजिएगा जब मेरे पैसे लौटेंगे तो मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर देना। ये जानकारी अपने पास रखिएगा, क्योंकि पेपर देने जाएंगे तो पैसा लौट के आता है। और साइबर कैफे की सहायता से ही आप क्या करिएगा, अपना फॉर्म भरिएगा। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जो बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST EWS, ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट जो बच्चे लगाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कास्ट सर्टिफिकेट मेरे प्यारे बच्चों जो चलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। तो आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का मेरे प्यारे साथियों नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, निर्धारित डेट के अनुसार जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
अन्यथा जनरल कैटेगरी में काउंट हो गए। मतलब जिस तिथि के अनुसार, मतलब नोटिफिकेशन में जो डेट दी गई है उससे पहले का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसके बाद का सर्टिफिकेट हुआ तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जो एक सबसे जरूरी बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैटेगरी में होने के साथ साथ भी उनका क्या होता है, उनको जनरल में काउंट करना पड़ जाता है क्योंकि सही टाइम पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। एज लिमिट आपको पता है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 18 से 36 साल है। जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के जो बच्चे हैं उनके लिए 18 से 39 साल है, और एससी एसटी के लिए 18 से 41 वर्ष है। ठीक है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर। बहुत सारे बच्चे स्टाइलिश होते हैं, तो स्टाइलिश होने के साथ साथ वो अपने सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में कर देते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में सिग्नेचर कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बड़े बड़े अक्षरों में अपने सिग्नेचर ना करें, स्मॉल लेटर में सिग्नेचर करें। हो सकता है पहला लेटर आप कैपिटल में लिख लीजिए, बाकी के सभी लेटर आप स्मॉल में लिखेंगे। और आइडेंटिफिकेशन मार्क, आप देखिए आपका कोई चिन्ह पूछा जाता है, कोई प्रतीक, तो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क एक ऐसी जगह बताइए जो आपका हमेशा से हो, है ना। यहाँ पे कहीं लग गई तो बता देंगे मेरे हाथ में थोड़ी सी लग गई है, तो सही भी हो जाएगी। जैसे आपका यहाँ पे मोल है, कोई मसा है, तो ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन बताइएगा जो हमेशा आपके साथ रहता है ना। ऐसा मत बताइएगा जो अभी है कल जाके खत्म हो जाए। ठीक है। और सारी चीजें मैं बता चुका हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए। डॉक्यूमेंट हमारे पास मैंने बता ही दिए। इसके अलावा 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें आधार कार्ड जैसी होनी चाहिए। आईटीआई से भर रहे हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होती है। ओबीसी कैटेगरी में जिन लोगों की सालाना इनकम 8 लाख से कम होती है वो सभी लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है, जिनके घर के सरकारी नौकरी में काम कर रहे होते हैं, अधिकारी हैं, तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस स्टेट और सेंट्रल का लगभग सेम ही सर्टिफिकेट होता है, तो आप किसी का बनवा लीजिएगा। नॉन क्रीमी डिक्लेरेशन है, ये आपको अभी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ चाहिए। और एक इनकम सर्टिफिकेट भी होता है कि आमदनी कितनी है, एक ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। फॉर्म भरने से पहले मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आप तैयार करके रखेंगे। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो आप ये सारी चीजें तैयार कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले। 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।